अस्सलाम वालेकुम। मैं 156 लॉन्ग कोर्स कोहाट सेंटर से रिकमेंड हो चुका हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि पहले दिन ऐसे होता है कि आप लोग एंटर होते हो, मतलब 12 बजे से पहले आपको है ना सेंटर में रिपोर्ट करना होता है और 1:30 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। फिर चेस्ट नंबर वगैरह आपको अलॉट हो जाते हैं। तो जैसे ही 1:30 बजते हैं तो आपको जोहरा हॉल में ले जाते हैं, सारों को उनके चेस्ट नंबर के मुताबिक बिठाते हैं। तो उसके बाद साइक आते हैं, ठीक है। तो वो आपको है ना एक एक करके फॉर्म देते रहते हैं। तो आपने है ना नेचुरली हो गया है ना वो फॉर्म फिल करने हैं। ये नहीं कि आपने ख़ुद से है ना बीच में आप कुछ हो नहीं, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं तो आपने है ना वो उसके अंदर लिख देनी है। जो पहले दिन के सारे फॉर्म्स होते हैं ना वो डिप्टी कमांडेंट के लिए ना या डिप्टी प्रेसिडेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि डिप्टी प्रेसिडेंट ने पहले जब आप उसके साथ इंटरव्यू कर रहे होगे तो वो जो उसके सामने चीज़ें खुली होंगी वो आपके पहले दिन के सारे फॉर्म खुले होंगे। खैर वो आपका अराइवल डे होता है, उसको पहले दिन में शुमार ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके बाद उधर आपको ऑनलाइन फॉर्म भी जमा करना होता है, वो उधर ही हो जाता है। तो फॉर्म फिल करते करते आपको कहीं 6 साढ़े 6 बज ही जाते हैं। तो उधर आपका पहला दिन ख़त्म हो जाता है। तो अगले दिन आपको सुबह उठा लेते हैं, जैसे 3 बजे उठा लेते हैं। हमें तो 3 बजे उठाया था उन्होंने। फिर उसके बाद आप तैयारी करते हैं कंफर्टेबल, दूसरे दिन कंफर्टेबल है ना कपड़े पहन के जाएं, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं, ठीक है, क्योंकि उस दिन है ना कोई इतना ख़ास कोई काम नहीं है सिवाय फॉर्म फिलिंग के। साइक का डे होता है वो आप जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो साइकेट्रिस्ट आएंगे दोबारा, ठीक है। तो वो आपको पहले है ना OPI होता है, मैट वगैरह, ये आपको फ़िल कराएंगे। उसके बाद आपको है ना फॉर्म दिया जाता है, उसके बारे में आपको गाइड किया जाता है, डोजियर दिया जाता है। मतलब उसके अंदर आपने पहले वो वैट के लिए होता है। तो वैट के अंदर ऐसे सेंटेंसेस बनाए जिसके अंदर है ना आपके मेरिट्स शो हो रहे हों। जैसे कि मैंने ज़्यादातर अपनी हैंड राइटिंग या ड्राइंग को लिया था और बैडमिंटन मुझे खेलना अच्छा लगता था, तो ज़्यादातर मैंने सेंटेंसेस उसी मुताबिक ही बनाए थे। तो वैट हो गया 50-50 का सेट, 50-50 नहीं सॉरी 25-25 का सेट होता है। वो वर्ड्स फ्लैश होते रहते हैं और जितनी आप ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मेरे से तो खैर 5-6 वर्ड्स रह गए थे, जिसमें से 2-3 मुझे नहीं आते थे। फिर उसके बाद आते हैं पिक्चर स्टोरीज़। 4 पिक्चर शो कराते हैं, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, मगर पिक्चर्स ऐसे बनाएं जिसके अंदर कोई लेसन वगैरह दे रहे हों। फिर उसके बाद आपका आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी होते हैं उसके अंदर। हमें तो 5 सिचुएशंस दी थी, वो हमने की थी, और पॉइंटर स्टोरीज़ 2 दी थी। तो इसी तरह आपका ना साइक डे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपका कुछ नहीं होता। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया, फ़र्स्ट डे पे आपको से एक ऐसे भी लिखवाते हैं, एनालिटिकल ऐसे। वो मैक्सिमम 400 to 500 वर्ड्स का लिखना होता है आपने। तो इस तरह हमारे 2 दिन ख़त्म हो गए। फिर आते हैं थर्ड डे पे, जो होता है GTO का फ़र्स्ट डे। उस दिन आपको फिर से सुबह उठाते हैं जल्दी सवेरे, आप फॉर्मल ड्रेस में तैयार होते हैं। उसके बाद फिर आप जोहर हॉल में जाते हैं। उस दिन आप बैठे होते हैं तो आपका एक एक करके GTO आता है। तो GTO अनाउंस करता है चेस्ट नंबर्स। तो इस तरह आप GTO के पास चले जाते हैं और वो आपको है ना GTO डायमेंशन में ले जाता है, हॉल है वहाँ पे, वहाँ ले जाता है मॉडल रूम में। तो सारों को एक एक करके उनके चेस्ट नंबर्स फिर अलॉट होते हैं अलग से, दूसरे जो वो अपने साथ लेके घूम रहे थे। जो पहले दिन आपको चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं वो आपके ओरिजिनल होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो GTO डायमेंशंस वगैरह के लिए। तो हमें तो जैसे ही मॉडल रूम में लेके गए, हमें बिठाया, तो हमारे GTO ने हमें कहा कि आपके ग्रुप का नाम D ग्रुप है। तो आपके माइंड में कोई D से कोई वर्ड आ रहा है। तो सारों ने किसी ने डॉक्टर बताया, किसी ने डॉग बताया, तो मैंने तो कोई पॉजिटिव वर्ड मैंने डिवोशन बताया था। उसके बाद उन्होंने बोर्ड के ऊपर हमें एक्सप्लेन किया कि पहला हमारी एक्टिविटी क्या होगी। तो वो पहला लेक्चर था। तो उसी दौरान उससे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन ये नहीं कि सारा देना है कि मैं कहाँ से हूँ, ये वो जो स्पेसिफिक थिंग्स बताएंगे कि हमें कहा था कि आपने नाम बताना है, कहाँ से पढ़े हो, आपके परसेंटेज कितनी है और आपको की हॉबी क्या है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद एक एक लड़के को वो पहले लड़के को बाहर भेजते हैं,
ठीक है। 2 उसको टॉपिक्स मिलते हैं, वो उसमें से एक सेलेक्ट करता है और वो बाहर जाता है। तब तक 5 मिनट 2-3 मिनट दिए जाते हैं उसको। फिर वो सोचता है, तो उसी दौरान वो अंदर है ना दूसरों से है ना उसके बारे में पूछता है। तो हमसे तो न्यूज़ पूछी थी, तो हमने न्यूज़ बता दी एक-एक, और ये पूछा था कि आपका फ़ेवरेट ड्रामा कौन सा है, आपकी फ़ेवरेट मूवी कौन सी है, तो एक्टर एक्ट्रेस ये हमसे पूछा था। फिर एक-एक करके सारे हो जाते हैं। तो इसी जब लेक्चरेट होता है तो एंड पे क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं और उसी बंदे से। और हमें तो जीटीओ ने कहा था 2 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा, और पीछे बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए भी होता है, मर्ज़ी आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ना करें। हमारे जीटीओ ने हमें अलाउ नहीं किया था। फिर उसके बाद जब लेक्चरेट ख़त्म हो जाता है तो आती है ग्रुप प्लानिंग, तो मिलिट्री प्लानिंग में वहीं डोजियर्स पड़े होते हैं। आप लोगों को डोजियर्स वगैरह दिए जाते हैं और साथ में एक पेज भी दिया जाता है जिसके अंदर एम लिखा होता है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये लिखा होता है, और नीचे है ना आपकी टाइम कैलकुलेशन वगैरह लिखी होती है और इवेंट। और एक और एक्स्ट्रा पेज दिया जाता है जिसके अंदर है ना जो मिलिट्री प्लानिंग आपको वो बोर्ड पे एलईडी पे दिखाएंगे, सेम टू सेम सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है, मगर वो आपको तब तक देखने नहीं देता जब तक वो बोले नहीं। उसके बाद आपको सामने मैप दिखाया जाता है, मैप एक्सप्लेन किया जाता है, जीटीओ एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद वो आपको 15 मिनट देता है इंडिविजुअली, कि आपने 15 मिनट में अपना प्लान तैयार करना है और उसको उसके ऊपर लिखना है, क्या कहते हैं, जो आपको दिया हुआ है। तो खैर मैंने तो कुछ इतना लिखा नहीं था क्योंकि मैं प्लान सोच रहा था, तो मुझे इतना टाइम नहीं है, मगर मैंने एम वगैरह लिख लिया था। तो मैंने 2-3 बस सेंटेंस इवेंट्स लिखे थे कि यहाँ से इतना टाइम कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद उन्होंने जब हमारा ये सब ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अब ग्रुप प्लानिंग बनानी है, तो ग्रुप प्लान हमने बनाया। उसके बाद फिर वोटिंग होती है कि कौन से बंदे को वो खड़ा करेंगे, कि पूरे ग्रुप के बिहाफ पर है ना वो करेगा रिप्रेजेंट। तो वोटिंग मेरे एक और लड़का था उसको 3 मिली थी, मुझे 2 मिली थी, मगर जीटीओ ने कहा था कि अगर 2 मिस्टेक्स निकल आई तो वो बैठ जाएगा। तो मेरा चेस्ट नंबर 17 था, तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया था और मेरा कामयाब भी हो गया था। फिर उसके बाद आपको जीटीओ ले जाता है बाहर, 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आप चेंज करते हैं, और जब चेंज कर लेते हैं वापस तो आपको टास्क के लिए हमें पहले आपका पहला टास्क होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसके अंदर आपको 3 टास्क दिए जाते हैं और टोटल 3 स्टेजेस होते हैं और टोटल 40 मिनट का टाइम होता है। उसके अंदर आपने ना वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं। जो मेन थिंग है वहाँ पे आपने सिर्फ कोऑपरेशन शो करनी है, बेशक टास्क कंप्लीट हो या ना हो। हमारे बिल्कुल भी एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, आधे में ही वो सारे को हम लोगों को आधे में ले जाते थे, क्योंकि जीटीओ कहता का टाइम है नहीं हमारे पास, तो हमने सारे करने हैं। हमारे जीटीओ बहुत अच्छे थे, तो हमें तो ज़्यादातर कहते हैं कि इंग्लिश में हमें बात करनी चाहिए, मगर हमारे जीटीओ ने ज़्यादातर हमें कहा था कि हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हम उर्दू में बात करेंगे। तो हमने उर्दू में ही ज़्यादातर कमांड टास्क वगैरह सब कुछ किया। तो आपने वहाँ पे कोऑपरेशन शो करनी है, ख़ुद को खुद आगे लेके आना है, कोई आपको ख़ुद नहीं आगे लेके आया। आज जीटीओ की नज़रों के सामने ख़ुद जितना आएंगे आपके लिए उतना आसान होगा। मेरे ग्रुप में बहुत सारे एग्रेसिव लोग थे कि जो बस पीछे धकेल रहे थे मुझे भी, मगर खैर मैंने फिर भी कोशिश की। मेरे साथ एक और लड़का भी था, हम दोनों ने, वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का था, तो हम दोनों ने टीम अप करके कोई प्लान्स वगैरह बनाए जो हमारे सक्सेसफुल हो रहे थे। तो आपने वहाँ पे ज़्यादातर कोऑपरेशन शो करनी है, ग्रुप के साथ लेके चलना है, ठीक है। वहाँ पे एग्रेशन बिल्कुल शो नहीं करना, ठीक है। और फिर जब ये ग्रुप टास्क आपके हो जाते हैं तो आपको ले जाते हैं सेमी ग्रुप रेस पे। तो जो हमारा तो ग्रुप था 10 लड़कों का, तो हमारे सेमी ग्रुप रेस में हमें और 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो वहाँ पे डमी था, टायर था, तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स थे, तो उसके ऊपर से हमें उसे पार करना था। तो वो हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ग्रुप को जितवा लिया था। फिर जैसे ही वो आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको दोबारा चेंज करने के लिए भेज देते हैं। या तो आपका साइक का इंटरव्यू होता है या तो डिप्टी का इंटरव्यू होता है। मेरा तो साइक का इंटरव्यू हुआ, जौहर हॉल में हमें बिठाया, तो एक एक करके हमें साइकोलॉजिस्ट डायमेंशन में ले गए। वहाँ पे हम लोगों का हुआ था साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू। साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट चला जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू में आप जो उनके सामने खुला होता है ना, वो आपके साइक डे पे जो आपने वैट वगैरह लिए होते हैं, जिसके अंदर आपने अपने मेरिट वगैरह शो किया होता है,
वो। और ये ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ पे पहले दिन आपसे आपका फेलियर भी पूछा जाता है, आपका फेलियर क्या है, रिग्रेट क्या है, तो ये सारी आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपने नेचुरल रहना है, ठीक है, ज़्यादा अपने आप को है ना मतलब आर्टिफिशियल नहीं बनाना। जैसे आप हैं वैसे ही आपने है ना साइक को भी शो करना है। जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ था साइक को पता चल जाता है कि कैसा बंदा है। साइक ने अपना भी पहले फॉर्म बायोडाटा फॉर्म फिल कराया होता है, तो वो सब चीज़ें रिलेट करके ही आपसे पूछता रहता है। फिर उसके बाद जब साइक का आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो आप उस दिन फ़ारिग हो जाते हो, मतलब आपका GTO का फ़र्स्ट डे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे आपको फिर से जल्दी उठा लिया जाता है। तो हम लोगों का नेक्स्ट डे हमें सुबह जल्दी उठा के PT किट में चेंज कराया था। उसके बाद हमें ले गए थे टास्क एरिया में, जहाँ पे हमारा कमांड टास्क और IO जोन होता है। तो हमारा सबसे पहले हुआ था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कोर्स, ठीक है, और उसके अंदर आपके साइकोलॉजिस्ट भी आया होता है और आपके GTOs भी आए होते हैं। हमारे ग्रुप के साथ 2 साइकोलॉजिस्ट थे और 2 GTOs थे। तो वो आप लोगों की प्लानिंग चेक करते हैं। बेशक आपके सारे टास्क होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करते। मिनिमम आपके 15 पॉइंट्स होते हैं और मैक्सिमम आपके टोटल 44 पॉइंट्स होते हैं। आपने है ना वहाँ पे ये शो नहीं करना कि बस मैंने सारे करने ही करने। आपने सारे नहीं भी होते तो परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने है ना बस अपनी प्लानिंग देखनी है कि आप कहाँ से जा रहे हो। हर वहाँ पे बहुत सारे है ना IOs हैं और हर IOs के है ना मतलब डायरेक्शन हर चीज़ की बिल्कुल वो हैं, चेंज है। अब मैंने अभी कॉलेज में बहुत सारे किया था, मगर क्या कहते हैं वहाँ पे जो थे वो थे तो वही सब कुछ, मगर बिल्कुल डिफरेंट थे। मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, मतलब बीच में स्पेसेस वगैरह सब कुछ है ना डिफरेंट था। तो मैं भी खैर वहाँ पे डर गया था। एक दफ़ा मेरा भी बॉक्सिंग रिंग में जाके पाँव लग गया था, मगर खैर वहाँ पे हिम्मत मैं नहीं हारा। तो आपने वहाँ पे है ना स्ट्रेंथ शो करनी है और अपनी प्लानिंग शो करनी है। वो उससे पहले आपका जब शुरू होता है IOs, उससे पहले आपको राउंड लगाते हैं उस IOs के एरिया का। तो उसी वक्त ही आप है ना अपना प्लान बना ले कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से किधर से जाना है और किधर पे मैंने ख़त्म करना है। मैंने भी इसी तरह ही किया था। मैंने जब राउंड लगाया था उसी वक्त ही मैंने देख लिया था कि मैंने कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं जाना। आपका ये हो गया तो फिर आपको कमांड टास्क के लिए ले जाते हैं। कमांड टास्क में ऑलमोस्ट एक बंदा 6 कमांड टास्क के अंदर पार्टिसिपेट करता है। कमांड टास्क में आपका ये मैटर नहीं करता कि आपका कमांड पूरा होता है नहीं होता। वहाँ पे इम्पॉसिबल होता है कि सारे कमांड टास्क पूरे हों। तो वहाँ पे आपने है ना एज ए लीडर काम करना है, आपने है ना कमांडर बनना है। वहाँ पे ब्रीफिंग देनी है। जो सबसे आपके ज़्यादा मैटर करता है वो होती है ब्रीफिंग, कि आपको GTO बुलाता है, ठीक है। आपने है ना अपनी जो वहाँ पे आपको बंदे मिलते हैं 5 बंदे आपने एक साथ करने में, टोटल 6 होते हैं। आपने अपने 5 चूज़ करने होते हैं वहाँ पे, तो देख कर चूज़ करें। और है ना वहाँ पे है ना कमांड करनी है, लोगों की सजेशन सुननी भी है, मगर ज़्यादातर अपनी बात मनवानी है, ठीक है। एज अ कमांडर लीड करें, ठीक है। ख़ुद भी चलें आगे, दूसरों को भी चलाएं। बेशक आपका टास्क पूरा होता है नहीं होता कोई मसला नहीं है, मगर आपने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी शो करनी है। आपका कमांड टास्क हो गया, ठीक है। फिर ये आपका मतलब GTO का काम ख़त्म हो गया। वो GTO आपको साइड पे ले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हर एक चेस्ट नंबर को वो लोग है ना एक सेल्फ असेसमेंट के लिए एक छोटा सा वो चिट देते हैं। उसके अंदर आपने है ना जो ग्रुप में है ना होता है रैंकिंग करनी होती है कि आप ग्रुप में किसको नंबर 1 रखना चाहेंगे, किसको नंबर 2 रखना चाहेंगे। जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है तो आप का GTO वाला काम ख़त्म। तो हम उसके बाद आ जाते हैं डिप्टी इंटरव्यू तो और ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद हमें चेंज किया था। चेंज के बाद हम चले गए थे जौहर हॉल से हम सीधा उधर चले गए थे GTO डायमेंशन, जहाँ पे हमारा हुआ था ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बोलते रहो, ठीक है। जो वो एक दफ़ा बोलो मगर अच्छा बोलो, टू द पॉइंट बोलो। और हमारा तो मैंने टॉपिक्स आपको शेयर कर दिए ग्रुप में, तो हमारे ये ग्रुप थे। तो उसके अंदर है ना ज़्यादा आपने किसी के है ना एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना, ठीक है। और वहाँ पे है ना आपने यही जो चीज़ होती है ये ग्रुप डिस्कशन जो ऐसे ये है ना आपको है ना GTO नहीं सॉरी डिप्टी के सामने, इससे आपके मतलब आप उसकी नज़रों में आते हो। फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ तो फिर हमें जौहर हॉल में बिठा दिया। तो इस तरह कर के जब हमारा टाइम आया तो फिर हमारा इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो मेरे तो ग्रुप में हर किसी का हुआ था तकरीबन 10 to 6 मिनट्स डिप्टी का इंटरव्यू हुआ था, मगर मेरा जो हुआ था वो हुआ था 40 मिनट्स का।
तो जो डिप्टी ने है ना, डिप्टी ने मैंने आपको पहले बताया कि फ़र्स्ट डे पे जो आपके ज़्यादातर फॉर्म्स फिल होते हैं वो डिप्टी के पास जाते हैं। तो डिप्टी को मैंने ज़्यादातर शो किया था कि आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन एंड आई माई हॉबीज़ डायरी राइटिंग एंड ड्राइंग। तो उसने मुझसे वहाँ पे ड्राइंग भी कराई थी, मेरे से ज़्यादातर सवाल भी उसने उस पे किए थे मेरी डायरी राइटिंग पे। ज़्यादातर वो आपकी फैमिली को भी टच करेगा। अगर आप किसी मिलिट्री कॉलेज वगैरह से हैं तो वो लाजमी बात है वो उसको भी टच करेगा। जैसे मेरे वाले को टच किया था, उसने ज़्यादातर सवाल उसके भी पूछे थे, फैमिली के भी बहुत सारे सवाल पूछे थे। और हाँ, यही सब कुछ है। फिर उधर आपका डिप्टी इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आपका डिप्टी इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मतलब आपका SSB का काम ख़त्म हो गया, मतलब आपका जो GTO डे 2 था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उनके हिसाब से वो तीसरा दिन था, मगर वैसे ही आपका चौथा दिन होता है। फिर उसके बाद लास्ट डे पे आप उधर बैठे होते हैं, आपको फिर से जो हॉल में बिठा देते हैं। फिर जिनका री इंटरव्यू होता है वो उनको बुलाते रहते हैं, और जिनका ग्रुप क्लियर होता है तो वो चले जाते हैं। तो मुद्दा यही है कि वहाँ पे आपने आपको नेचुरल शो करना है, किसी ने आर्टिफिशियल शो नहीं करना। जो बायोडाटा में लिखा है वो ही आपने वहीं बोलना है। वो आपको फंसाने की बहुत कोशिश करेगा, मगर आपने फंसना नहीं है। मगर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है आप झूठ बोल के अपने आप सही हो सकते हैं। मतलब मैंने ज़्यादातर वहाँ पे अपने आप को फ्रेंडली शो किया था, ठीक है, जो कि मैं ज़्यादा हूँ नहीं, मतलब टॉकेटिव वगैरह मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मगर मैंने वहाँ पे बहुत शो किया था। जैसे OPI वगैरह में भी उसने सवाल पूछे थे, तो मैंने अपने करैक्टर को उसी शेप में मोल्ड कर लिया था। तो यही सब कुछ है। लास्ट में यही कहूँगा कि वहाँ पे प्रेशर नहीं लेना। जब आप एंटर होते हैं SSB सेंटर में, आप अहद कर लें कि आपने है ना प्रेशर नहीं लेना। अगर प्रेशर लोगे तो आपका काम सारा ख़राब हो जाएगा। मेरा जो लेक्चरेट आया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने लेक्चरेट अच्छा दिया था, ठीक है, मगर मैं फिर भी परेशान नहीं होता। अगर आपके इंडोर के टास्क अच्छे नहीं होते तो GTO को बाहर आउटडोर टास्क के अंदर अपने आप को प्रूव करो। जो लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो शो करो, जो आपने अपने बायोडाटा में लिखा हुआ है वो शो करो, ठीक है। वहाँ पे है ना आपको है ना बहुत सारी ट्रिक्स में बहुत सारे लोग वगैरह मिलेंगे, ठीक है, वो जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। आपने अपना नवाला ख़ुद छीनना है, कोई आपको नवाला मुंह में नहीं देगा, ठीक है। वहाँ पे हर कोई रिकमेंड होने के लिए आया होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप दूसरों के सामने आएँ, ठीक है। ये नहीं कि बस आप कह रहे हैं कि GTO के सामने मैंने कर लिया तो बस बहुत बड़ी बात हो गई, वो और साइक वगैरह डिप्टी वगैरह, इसका कुछ नहीं है। आपने हर किसी के सामने ही अपने नंबर बढ़ाने हैं। मुझे तो GTO के सामने तो मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि GTO ने मुझे ख़ुद भी हिंट्स दिए थे। मगर आपने साइक और डिप्टी के साथ भी मतलब कोऑपरेशन वगैरह करनी है, मगर अपने आप को नेचुरल रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपने आपको आर्टिफिशियल शो कर रहे हो, आर्टिफिशियल मतलब क्वालिटीज़ अपने अंदर शो किए कर रहे हो, जैसे मैंने अपने आप को टॉकेटिव शो किया, मगर फिर मैंने टू द एंड पहले दिन से आखिरी टाइम तक मैंने अपने आप को टॉकेटिव शो किया है। यहाँ तक कि OPI हो गया मेरा, मुझे यहाँ तक कि साइक और डिप्टी ने बोला भी था कि आप टॉकेटिव नहीं हो, मगर मैंने वहाँ पे टॉकेटिव शो किया। मैंने मतलब बहुत सारी सेंटेंसेस वगैरह लिखे ये वगैरह, तो मैंने शो किया था। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अपने पेरेंट्स वगैरह की दुआओं से मैं हो गया। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।